चलो भाई, तो आज करते हैं ओ लेवल इकोनॉमिक्स P1। ठीक है, मई जून 2024 वेरिएंट 12। ठीक है, तो आपके पास 30 MCQs होंगे और आपको उसमें उसको करना है सिर्फ 45 मिनट्स में। इसका मतलब पर MCQ यू हैव 1.5 मिनट्स। चलो, वाई विल स्कार्सिटी ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है भाई, स्कार्सिटी क्यों हमेशा एग्जिस्ट करेगी? ऑब्वियस सी बात है भाई, स्कार्सिटी इसलिए एग्जिस्ट करेगी ताकि क्यों एग्जिस्ट करेगी? देर आर हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? नो। देर आर लो लेवल्स ऑफ एजुकेशन? नहीं भाई, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है स्कार्सिटी में। अनलिमिटेड रिसोर्सेज? भाई रिसोर्सेज कब से अनलिमिटेड हो गए? और अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो स्कार्सिटी तो कभी आती ही नहीं। देर आर अनलिमिटेड वांट्स। भाई अनलिमिटेड वांट्स ही तो स्कार्सिटी लेकर आ रहे ना, वही तो मसला है असल। चलो, अ स्टूडेंट डिसाइड्स टू टेक अप अ 2 year अप्रेंटिसशिप। ठीक है, ये वो आपकी इंटर्नशिप टाइप है। ठीक है, इसको आप ये कर लेना। ठीक है, फॉर विच शी विल अर्न $10,000 पर ईयर। ठीक है, अच्छा सही है, 2 years में। अच्छा, 2 years में मतलब टोटल कितना हो गया? 20,000 हो गया पर ईयर। अगर 10 है तो 2 का हो गया 20,000। अच्छा, फिर देखते हैं आफ्टर दैट शी एक्सपेक्ट्स टू अर्न 25,000 ईयर, मतलब 2 साल बाद इसको 25,000 रहेंगे। सही है। शी कुड टेक एन अनस्किल्ड जॉब विच पेज 16,000 पर ईयर इंस्टेड ऑफ द इंटर्नशिप। ठीक है, अगर वो इंटर्नशिप नहीं करती है तो इसको 16,000 पर ईयर मिल जाएगा। मतलब 2 years के कितने हो गए भाई? 32,000। ठीक है, अच्छा 32,000 हो गए। अगर ये इंटर्नशिप नहीं करती तो 32,000 कमा लेती। इंटर्नशिप कर रही है तो इसको मिल रहा है 20,000। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द 2 years ऑफ कंप्लीटिंग द इंटर्नशिप? देखो, इसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कितने इसको ज्यादा मिल सकते थे? 12,000 ज्यादा मिल सकते थे। ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। बिल्कुल। अच्छा जी, द डायग्राम शोज, बिल्कुल भी हो गया। द डायग्राम शोज अ कंट्रीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, PPC। अच्छा सही है। विच करंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स वुड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन द फ्यूचर? अच्छा, ये बोल रहा है भाई, कौन सा करंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स वुड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन द फ्यूचर? अच्छा, फ्यूचर के लिए जो अच्छे होते हैं ना, वो हमेशा कैपिटल गुड अच्छे होते हैं। कौन से अच्छे होते हैं भाई? कैपिटल गुड्स अच्छे होते हैं। तो देखना भाई, जितने ज्यादा कैपिटल गुड्स बनेंगे ना, उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो विच करंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स वुड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन द फ्यूचर? तो जितने ज्यादा कैपिटल गुड्स बनेंगे वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छे होंगे। तो पहले बोलता है O एंड Q। O एंड Q मतलब हम सारे कंज्यूमर गुड बना रहे हैं। नहीं भाई, ये तो बहुत बुरा है, फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। P एंड O, O और P। हाँ, ये हो सकता है कैपिटल गुड्स बहुत ही ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा मैक्सिमम कैपिटल गुड्स तो इधर ही बन रहे हैं। यही हो सकता है। आगे भी चलते हैं। R एंड S, R एंड S, अगर OP पे जाऊंगा तो कैपिटल गुड इतने बनेंगे, RS पे जा रहा हूँ तो कैपिटल गुड इतने बनेंगे। सबसे ज्यादा अच्छा क्या है भाई? सबसे ज्यादा P। अच्छा, U और V भी चेक कर लेते हैं। U और V में कैपिटल गुड्स इतने बन रहे हैं। तो कैपिटल गुड्स की देखो चार चॉइसेस हैं। O पर है, U पर है, R पर है, P पर है। मैंने आपको बोला कैपिटल गुड्स फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा है। सबसे ज्यादा कहाँ है? P पर। आंसर क्या हो गया? B, P एंड O। चल, व्हाट इज नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक? मतलब मैक्रो इकोनॉमिक से कनेक्टेड नहीं है। द ग्रोथ इन चाइनीज जीडीपी, जीडीपी तो मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक है, नॉट वाला है। द लेवल ऑफ सीपीआई, भाई सीपीआई भी तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन हमने कहाँ पढ़ा था? मैक्रो में ही तो पढ़ा था। अच्छा, नॉट वाला टिक करने हैं। मैं अभी टिक कर रहा हूँ जो नॉट, बल्कि जो मैक्रो इकोनॉमिक के टॉपिक्स हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक के टॉपिक है। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्पेन, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक है। द टोटल आउटपुट ऑफ द जर्मन कार इंडस्ट्री, ये माइक्रो का टॉपिक आ गया, मतलब ये मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक नहीं है। तो हमारा आंसर नहीं वाला ही चूज करना है हमें। 4 का हो गया D। क्लियर है भाई? सबको क्लियर? देखो अली, जीडीपी, जीडीपी मैक्रो का टॉपिक है, सीपीआई मैक्रो का टॉपिक है, अनएम्प्लॉयमेंट इन स्पेन, पूरे मुल्क की अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी क्या है भाई? मैक्रो का टॉपिक है। माइक्रो का टॉपिक कौन सा है? देखो, कार इंडस्ट्री, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात हो रही, तो माइक्रो का टॉपिक है, वो मैक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक नहीं है। तो हमें नहीं वाला तो मार्क करना है। क्लियर? अली क्लियर है? चल,
बेटा जर्मन कार इंडस्ट्री पूरे मुल्क की है, लेकिन कार इंडस्ट्री की बात हो रही है। कार इंडस्ट्री एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात हो रही है। स्पेसिफिक इंडस्ट्री, अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता ना द टोटल आउटपुट ऑफ जर्मनी, तो सही होता। ये तो ये मैक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक था, जैसे ये है द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन स्पेन, पूरे स्पेन की अनएम्प्लॉयमेंट ना, ये तो कार इंडस्ट्री के अंदर के आउटपुट की बात हो रही है। स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? व्हाट इज लाइकली टू कॉज एन एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व? बेटा एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व एक ही वजह से होती है, याद रखना, प्राइस की वजह से, या फिर अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। जरा गौर से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। डिमांड D1 है, ये एक्सटेंशन ही है ना। एक्सटेंशन का मतलब प्राइस का कम हो जाना। प्राइस कम हुई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी। प्राइस कम हुई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी। ठीक है, ये एक्सटेंशन हो गई। एक तो प्राइस की वजह से एक्सटेंशन हो सकती है, दूसरी एक्सटेंशन हो सकती है सप्लाई कर्व के राइट वर्ड शिफ्ट होने। देखो अगर मैं S1 पे होता और मैं फिर S2 पे आ जाता, समझो, अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड होता तो भी एक्सटेंशन होती ना। तो सप्लाई कर्व के शिफ्ट से या प्राइस से एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो देखते हैं। अ पीरियड ऑफ हॉट वेदर, ये तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अ रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द ड्रिंक, जरा चेक करो बेटा, कॉस्ट गिर रही है, सप्लाई कहाँ पे शिफ्ट करेगी? राइटवर्ड शिफ्ट करेगी। ये रहा आंसर आपका, ये आपके सामने डायग्राम बनी। लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं। अ राइवल फर्म लीविंग द मार्केट, अगर राइवल फर्म मार्केट लीव कर रहा है तो जितनी भी कंज्यूमर्स आपके होंगे उनकी डिमांड तो जो एग्जिस्टिंग फर्म्स के लिए वो बढ़ जाएगी। आ सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, डिमांड राइटवर्ड हो गई। कहां पे डिमांड में एक्सटेंशन आ रहा है? सप्लाई करके राइटवर्ड शिफ्ट होने से। क्लियर है भाई? और अगर राइवल फर्म लीव कर रही है मार्केट तो आप ये भी बोल सकते हो कि सप्लाई भी कम हो जाएगी। हाँ, एडवर्टाइजमेंट से तो डिमांड राइटवर्ड होगी। आप ये भी बोल सकते हो राइवल फर्म जा रही है मार्केट से तो सप्लाई लेफ्टवर्ड भी हो सकती है। हमें ये बताना है एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। सही है, डिमांड कर्व कहाँ एक्सटेंशन होगी? सप्लाई के राइटवर्ड शिफ्ट से या प्राइस के गिरने से? तो कोई भी दो दो में से कोई भी आंसर लिखा हुआ था वो टिक हो जाता, तो बी यहाँ पर है हमारा आंसर। चलो, supermarkets sell petrol gas outside their stores. They reduce the price of petrol below other suppliers to attract more customers to buy goods in the store when they buy more petrol. ठीक है भाई, if this was successful, how might it be shown on demand and supply diagrams? ठीक है, demand and supply diagram for petrol. अच्छा, they reduce the price of petrol below other suppliers. भाई हमने प्राइस को गिरा दिया, हमने प्राइस को दूसरे सप्लायर के अगेंस्ट गिरा दिया। जब दूसरे सप्लायर के अगेंस्ट गिराया, अच्छा, तो ये बोल रहे सुपरमार्केट पेट्रोल गैस आउटसाइड द स्टोर्स, दे रिड्यूस द प्राइस ऑफ पेट्रोल बिलो अदर सप्लायर्स टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स टू बाय गुड्स इन द डायग्राम व्हेन दे बाय मोर पेट्रोल। अच्छा भाई, तो डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम में क्या होगा और डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम फॉर द स्टोर्स गुड में क्या होगा अगर वो सक्सेसफुल होता है? क्या सक्सेसफुल होता है भाई? आपका ये जो चाह रहे थे वो सक्सेसफुल हो रहा है, अट्रैक्ट करना ज्यादा। ठीक है, तो अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स टू बाय गुड्स इन दी स्टोर। तो अगर ये सक्सेसफुल होता है तो होगा क्या, जरा चेक करो। डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम फॉर दी स्टोर गुड्स। अच्छा भाई, जब डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम फॉर दी स्टोर गुड्स होगा, ठीक है, तो शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट होगा? नहीं। शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व टू द लेफ्ट होगा? नहीं। शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व टू द राइट होगा? सप्लाई कर्व क्यों राइट पे शिफ्ट? शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व टू द राइट होगा। अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम फॉर पेट्रोल में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, पेट्रोल में क्या होगा यहाँ पे? आप पेट्रोल में डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम फॉर पेट्रोल बताओ भाई। तो बेटा सबसे पहले तो ये हो गया इसका, तो यहाँ पे तो इसका आंसर तो डी। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। जरा प्राइस गिर रही है तो जरा देखिएगा आप। मैं पेट्रोल का बना रहा हूँ। डिमांड सप्लाई, पहले इक्विलिब्रियम ये था, सही है, E1 P1 और Q1। ठीक है भाई, ये देखो प्राइस मैंने गिरा दी, प्राइस मैंने गिराई, मैं लेकर आ गया P2 पे। अब भाई P2 पे डिमांड इतनी है, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम बढ़ाने के लिए बेटा सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी ना, जब भी तो इक्विलिब्रियम आएगा, वरना कैसे आएगा इक्विलिब्रियम? ये S2 पे आया मतलब सप्लाई आपको राइटवर्ड करनी पड़ेगी। प्राइस गिराने से डिमांड कर्व में तो एक्सटेंशन आया, डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं करेगा बेटा,
लेकिन इक्विलिब्रियम पे ही मार्केट ऑपरेट करे तो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हमें सप्लाई राइटवर्ड करनी पड़ेगी, पेट्रोल को सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी तो आएगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब सप्लाई कर्व वुड शिफ्ट टू द राइट। क्लियर है? लेकिन कभी आप फंस जाओ ऐसे कि यार इतना दिमाग नहीं चल रहा आपका पेपर में, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा आपने देखा कि भाई यार ये वाला मुझे कॉलम समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला कॉलम समझ में आ रहा है, इसमें तीनों रॉन्ग हो गए, एक राइट बचा हुआ है, तो आप इसी को फिर टिक कर आ जाइएगा। अभी मैं था तो मैंने आप लोग को समझा दिया ये सारी चीज, लेकिन अगर आप लोग का दिमाग नहीं काम करे, समझ नहीं आ रहा, तो आप अगर इस कॉलम को छोड़ो फिर इस कॉलम की तरफ जाइएगा। इस कॉलम में आपको आसान लग रहा है, आपने देखा यार तीनों तो हो ही नहीं सकते, एक हो सकता है, उसको टिक कर दिया, इसको भी टिक कर दिया। पेपर में आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ कि जब फंस जाओ तो उससे निकलना कैसे। और पीछे इस कॉलम की कॉन्सेप्ट ये रहा। ठीक है, समझा दिया। चलो बेटा 7 में चलते हैं, सबको क्लियर है? अब समझ में आ गई डायग्राम की मदद से? चलो, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ मार्केट इन डिसइक्विलिब्रियम? ठीक है भाई, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ मार्केट इन डिसइक्विलिब्रियम? अच्छा, मार्केट डिसइक्विलिब्रियम पे है। सही है। एक्सेस डिमांड रिजल्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम। सही है। मार्केट जब आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे बेचोगे, जब इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे आप बेचोगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे मैक्सिमम प्राइस लगाओगे तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होती है। याद है, मैक्सिमम प्राइस अगर बिलो द इक्विलिब्रियम लग रही है तो शॉर्टेज हो जाती है। शॉर्टेज का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाइड से ज्यादा है बेटा। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड रिजल्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस, तो बिल्कुल सही है। और एक्सेस डिमांड है मतलब क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड से ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट इस इक्विलिब्रियम में, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरी भी पढ़ लेते हैं। द पॉइंट वेयर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स क्रॉस, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है भाई। प्राइस चेंजेस कॉजेस फर्दर चेंजेस इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, अगर बोथ डिमांड एंड सप्लाई चेंज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, मार्केट डिसइक्विलिब्रियम पे नहीं। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कंज्यूमर इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड, ये भी इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम नहीं है? ए। इन रिस्पॉन्स, बेटा 8 पर आ जाते हैं। इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम $5 पर केजी टू $6 पर केजी। अच्छा, प्राइस $1 बढ़, a farmer increase supply from 400 to 500, calculate the PES। पीएस का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, अब देखो $5 पर केजी और 400 to 500, अच्छा परसेंटेज चेंज कैसे निकालते थे बेटा? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। आप कैलकुलेटर यूज करोगे तो आ जाएगा 25%। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई तो 25% आ गया। 5 से $6 पे जा रहा है। न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ गया? 20%। 20%, 25 डिवाइडेड बाई 20 कितना होता है? 1.25 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया डी। क्लियर है भाई? चल, अच्छा, a which government measure is most likely to cause a fall in both in price and quantity traded, मतलब प्राइस भी गिर जाएगी और क्वांटिटी ट्रेडेड भी गिर जाएगी। अच्छा जी, चेक कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। क्वांटिटी ट्रेडेड गिर रही है और मैक्सिमम प्राइस, ओ सॉरी, और जो प्राइस है वो फॉल कर रही है। जरा चेक करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स से क्या होगा, मैक्सिमम से क्या होगा, मिनिमम से क्या होगा, और सब्सिडी से क्या होगा। चल, अच्छा जरा चेक करते हैं भाई। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स से तो सप्लाई लेफ्ट होगी, सप्लाई लेफ्ट होगी, प्राइस बढ़ेगी। प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी कम होगी, हमें तो प्राइस गिरानी, ये नहीं हो सकता। मैक्सिमम प्राइस से प्राइस गिरती है, हाँ। क्वांटिटी ट्रेडेड भी गिरती है बिल्कुल, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड ही नहीं है, ये हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, जो अभी हमने पीछे बनाई भी थी डायग्राम। अच्छा, मिनिमम प्राइस से तो प्राइस बढ़ जाती है, फॉल तो हो ही नहीं रहा ना। सब्सिडी से भी प्राइस गिरती है, हाँ सब्सिडी से प्राइस तो गिरती है, लेकिन क्वांटिटी तो बढ़ती है ना, हमें दोनों गिराना है, और दोनों गिरेगा किससे? मैक्सिमम प्राइस, बिल्कुल सही। द डायग्राम शोज द वेज रेट्स ऑफ क्लीनर्स एंड द नर्सेस। ठीक है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ नेशनल मिनिमम वेज ऑफ ओएम? अच्छा बेटा, नेशनल मिनिमम वेज मैंने आपको बताया हमेशा इक्विलिब्रियम के ऊपर लगती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम के नीचे लग रही है तो कोई फायदा ही नहीं है। तो ये जरा चेक करिएगा। डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम, और ये है आपका नेशनल मिनिमम वेज। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इफ अ नेशनल मिनिमम वेज ऑफ ओएम इज इंट्रोड्यूस? वेज रेट्स ऑफ क्लीनर्स, वो तो बढ़ जाएगी, वेज रेट बढ़ जाएगा, वेज रेट्स ऑफ क्लीनर बढ़ जाएगा, मतलब सी हो सकता है या डी हो सकता है, ए और बी नहीं हो सकता। अच्छा, नर्सेस की इक्विलिब्रियम वेज ये थी, गवर्नमेंट ने नेशनल मिनिमम वेज इसके नीचे लगा दी। भाई क्या लगा दिया? नेशनल मिनिमम वेज हमेशा ऊपर लगती है भाई, इक्विलिब्रियम के ऊपर। गवर्नमेंट बोलती है इससे ज्यादा देना, इससे कम नहीं। तो गवर्नमेंट ने ये लगा दी यहाँ पर, ओएम ये रहा बेटा, ओएम ये रहा, ओएम ये वाली।
मतलब नेशनल मिनिमम वेज ये वाली। तो अब गवर्नमेंट ने नेशनल मिनिमम वेज इक्विलिब्रियम के नीचे लगा दी, मतलब हम प्रोड्यूसर्स को क्या, हम हॉस्पिटल वाले को कह रहे हैं इससे ऊपर पैसे देना, इससे कम नहीं देगा, सही है, इससे कम नहीं देना। तो हॉस्पिटल वाला बोलेगा भाई मैं तो इससे ऊपर ही दे रहा था इक्विलिब्रियम पे, तो आपकी जो नेशनल मिनिमम वेज है वो मेरे लिए कोई काम की नहीं है। तो मतलब मार्केट यहीं पे रहेगी, इक्विलिब्रियम पे ही रहेगी, चेंज नहीं करेगी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे तो वेज रेट पे कोई चेंज ही नहीं आएगा, नो चेंज, डी आंसर। क्लियर है? ये सबको समझ में आया? थोड़ा सा टेक्निकल था ये। व्हाट कुड कॉज अ डिक्रीज इन स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड इन अ कंट्री? ठीक है, स्पेंडिंग कम करनी है ना, स्पेंडिंग कम करनी मतलब कंजम्पशन कम हो रही है। अच्छा जी, रिडक्शन इन डिस्पोजेबल इनकम। हाँ, अगर डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है तो मैं खर्च भी तो कम करूंगा, बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे भी पढ़ लेते हैं। रिडक्शन इन द रेट ऑफ सेल्स टैक्स, भाई सेल्स टैक्स कम हो रहा है तो शायद मैं स्पेंडिंग ज्यादा कर दूंगा। लोअर इंटरेस्ट रेट, बोरो करके स्पेंड करूंगा। लोअर सेविंग, अच्छा एक मिनट, लोअर सेविंग, व्हाट वुड कॉज अ डिक्रीज इन स्पेंडिंग? अच्छा लोअर सेविंग तो वो फ्यूचर के कंजम्पशन की बात हो रही है ना, लेकिन आज की कंजम्पशन मेरी कैसे गिर सकती है? अगर मैं लोअर सेविंग, अगर सेविंग भी कम कर रहा हूँ तो मतलब खर्चे ज्यादा कर रहा हूँ ना। अच्छा, तो डिक्रीज इन स्पेंडिंग कम होगा जब मेरी डिस्पोजेबल इनकम गिर रही है, बिल्कुल सही, ए। 12, विच कॉम्बिनेशन शोज द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फर्म ओवर अ लार्ज फर्म? स्मॉल फर्म का क्या फायदा है लार्ज फर्म के ऊपर? बेटर कम्युनिकेशन, बिल्कुल होती है, सही है, तो इसका मतलब स्मॉल फर्म की बेटर कम्युनिकेशन तो बिल्कुल होती है। अच्छा, मतलब सी हो सकता है, डी हो सकता है। ग्रेटर इंडिपेंडेंस, बिल्कुल वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, स्मॉल फर्म होता है एक ही ओनर होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये यस यस पे टिक कर दिया आपने। अभी भी आंसर सी या डी में से लगता है। अच्छा, लोअर एवरेज कॉस्ट, लोअर एवरेज कॉस्ट बेटा किसकी होती है? लार्ज फर्म की होगी ना, स्मॉल फर्म की होगी नहीं, तो नो नो होगा। मतलब आंसर कहाँ पर आ गया? सी पे, तीनों टिक सी पे। क्लियर है सबको? चल, व्हाट इज अ वेरिएबल कॉस्ट फॉर अ फर्म? द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बेटा क्या होता है? वेरिएबल ही तो होता है, ठीक। द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एग्जिस्टिंग लोन, एग्जिस्टिंग लोन पे जो भी इंटरेस्ट है वो फिक्स कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट है। रेंट फिक्स कॉस्ट है, इंश्योरेंस फिक्स कॉस्ट है, तो हमने पढ़ा हुआ है। 13 ए हो गया, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपकी वेरिएबल होती है। चलो, द टेबल शोज द डेली एवरेज रेवेन्यू एंड द यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड। एवरेज रेवेन्यू मतलब पर यूनिट होता है ये, फॉर अ फर्म प्रोड्यूसिंग बाइसाइकिल्स ओवर अ 5 डे पीरियड। एवरेज रेवेन्यू 200 है, टोटल निकाल लेता हूँ बेटा। यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड, 200 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ? 400। 160 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ? 640। 120 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया? 960। 80 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना हो गया? जरा चेक करो। 1120 होता है, चेक करना जरा कोई, है ना? हाँ। 40 मल्टीप्लाई 16 चेक करो, 640 हो रहा है। चल, अच्छा, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल? द हाईएस्ट टोटल रेवेन्यू अकर्स एट 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड। नहीं, हाईएस्ट रेवेन्यू तो इधर हो रहा है, 4 यूनिट पे हो रहा है, ये तो गलत हो गया। अच्छा, द हाईएस्ट, द फर्म्स हाईएस्ट टोटल रेवेन्यू अकर्स एट 14 यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको दूसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये बिल्कुल इजी होते हैं, तो कैलकुलेशन आपने करी हुई होती है। विच फंक्शन ऑफ मनी एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू? ये बताया था बेटा, इसका फंक्शन क्या होता है? स्टोर, स्टोर से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। अच्छा मेजर, अच्छा मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं, अच्छा चार फंक्शंस होते हैं मैं आपको बता रहा था। एक तो मेजर ऑफ वैल्यू हो गया, दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया। अच्छा, थर्ड थर्ड आपका हो जाता है वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, डेफर्ड पेमेंट्स। और आपका सबसे पहला क्या था? सबसे पहला होता है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है भाई? मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी चीज की प्राइस, या आप बोल सकते हो वर्थ ऑफ प्रोडक्ट सेट करना, ठीक है। अच्छा, तो मेजर ऑफ वैल्यू मतलब वर्थ ऑफ प्रोडक्ट, वर्थ ऑफ प्रोडक्ट बेटा किससे आती है? प्राइस से आती है ना, ठीक है। चलो जी, विच फंक्शन ऑफ मनी एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू? मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट नहीं, स्टोर ऑफ वेल्थ नहीं, वो स्टोर ऑफ वैल्यू वाली चीज होती है, ठीक है। ये यूनिट ऑफ अकाउंट, ये आपको बताया था ना, यूनिट ऑफ अकाउंट इसका मतलब होता है प्राइस सेट करना, या फिर आपको बताया था वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर आपको बताया था मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। चलो, वो स्टोर ऑफ वैल्यू से कनेक्ट नहीं कर देना, मेजर ऑफ वैल्यू को स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं, मेजर ऑफ वैल्यू मतलब वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट मतलब प्राइस, प्राइस मतलब यूनिट ऑफ अकाउंट। चलो जी, क्लियर है सबको बेटा? डेफर्ड और स्टोर, हाँ समझा देती हूँ। डेफर्ड का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट की पेमेंट्स, जो आपने घर खरीद
लिया, गाड़ी खरीद ली इंस्टॉलमेंट पे, आज घर खरीद लिया और बोला भाई पैसे बाद में दे दूंगा, ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट होता है। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है आप सेव कर लेते हो पैसे। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है वर्थ ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्राइस, प्राइस का दूसरा नाम होता है यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब मेजर ऑफ वैल्यू का दूसरा नाम होता है यूनिट ऑफ अकाउंट। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है पैसे देके आप कोई भी चीज खरीद सकते हो, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज अलाउइंग यू टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर मनी, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है भाई? चल, what are the features of a highly competitive market when compared with a monopoly market? ठीक है, तो भाई मोनोपोली प्राइसेस हाई रखती है, और जो आपकी हाईली कंपेटिटिव मार्केट होती है वो भाई प्राइसेस लो रखती है। तो व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ अ हाईली कंपेटिटिव मार्केट? वहां पे प्राइस हाई नहीं होती, वहां पे प्राइस लो होती है। अच्छा, मतलब सी हो सकता है, डी हो सकता है। अच्छा, प्रॉफिट वहां पे हाई नहीं होता भाई, मोनोपोली का हाई प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट लोअर होता है। दोनों टिक कहां पर आ रहे हैं? डी पे, बिल्कुल आशास, गुड। What is not a role of central government in a mixed economy? Mixed economy, सही है। प्रोवाइडिंग डीमेरिट गुड्स, अबे भाई बताओ, क्या गवर्नमेंट कभी डीमेरिट गुड प्रोवाइड करेगी? नहीं भाई, यही तो आंसर है। ठीक है, डीमेरिट गुड प्रोवाइड थोड़ी करेंगे। हाँ, मेरिट गुड प्रोवाइड करते हैं, हाँ पब्लिक गुड प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करते हैं। कौन सा नहीं करते? नॉट, नॉट का क्या हो गया? ए, प्रोवाइडिंग डीमेरिट गुड्स, ये लोग नहीं काम करते ऐसा। गवर्नमेंट 18, गवर्नमेंट विशेस टू प्रिवेंट डिफ्लेशन। अच्छा देखो बेटा, प्रिवेंट डिफ्लेशन मतलब वो क्या लाना चाह रहे हैं? अपने आप के बताया करो। जब वो डिफ्लेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं मतलब वो इन्फ्लेशन लाना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ, अब एडी इंक्रीज, बिल्कुल अशास। विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव इन अचीविंग द सेम? हाँ, इन्फ्लेशन आप कैसे लाते हो? एडी को बढ़ा के लाते हो। तो इंटरेस्ट रेट आप इंक्रीज करोगे? नहीं भाई, इंटरेस्ट रेट तो रिड्यूस करोगे ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़े। अच्छा, फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी इंक्रीज करोगे ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़े। दोनों टिक कहां पर आ रहे हैं? सी पर। इजी है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट ना एमसीक्यूज में बहुत पक्के होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट पक्के हैं आपके, ये आसानी से पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो बेटा 19 पे आ जाते हैं। द डायग्राम शोज द इम्पैक्ट ऑफ अ टैक्स इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ प्रोडक्ट। अच्छा बेटा, जब टैक्स लगता है तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। पहले इक्विलिब्रियम ये था, अब इक्विलिब्रियम ये है। अच्छा, फिर मैं आपको बताया था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व। क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व। तो इसका मतलब ये देखो, अभी इक्विलिब्रियम प्राइस P2 हो गई, P2 कंज्यूमर ने पे करा, सही है। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व होता है गवर्नमेंट का टैक्स, मतलब कंज्यूमर पे करेगा P2, वर्टिकल डिस्टेंस लेके चली जाएगी गवर्नमेंट, एच जो एच है ना वो मिलेगा प्रोड्यूसर को, ये प्रोड्यूसर रिसीव करेगा। ये जो बीच का डिस्टेंस है ना P2 से एच तक, वो आपका है गवर्नमेंट का टैक्स पर यूनिट, पर यूनिट। ये कंज्यूमर ने पे करा, सप्लाई कर लेफ्ट के जाने के बाद ये कंज्यूमर पे करता है, ये प्रोड्यूसर रिसीव करता है। बीच का जो पूरा होता है ना वो कौन लेके चला जाता है? गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू लेके चली जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। अच्छा, विच एरिया रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर? कंज्यूमर ने कितना पे करा? सही है, कंज्यूमर ने कितना पे करा। चलो जरा चेक करते हैं कंज्यूमर ने कितना पे करा। चलो, अच्छा तो ये बोल रहा है HP1FG। अच्छा, जरा चेक करो। अच्छा, पहले चेक कर, पहले ये भी बात देखना जरा। पहले कंज्यूमर पे कर, पहले पुरानी वाली कहानी पे आना। पहले कंज्यूमर पे करता था इतना, कितना? इतना ना। पहले कंज्यूमर पे करता था इतना, और प्रोड्यू पहले कंज्यूमर इतना पे करता था। इक्विलिब्रियम पुराना तो यही था ना, ये पुराना इक्विलिब्रियम था, ओल्ड इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर ने इतना पे करा, प्रोड्यूसर ने इतना रिसीव करा, दोनों खुशी खुशी घूम रहे थे। अब गवर्नमेंट ने इतना टैक्स लगा दिया, इतना टैक्स लगा दिया, कंज्यूमर इतना पे कर रहा है, प्रोड्यूसर इतना रिसीव कर रहा है। पहले कंज्यूमर इतना पे करता था, प्रोड्यूसर इतना रिसीव करता था। कंज्यूमर ने P1 से P2 ज्यादा दिया, प्रोड्यूसर को P1 से एच कम मिला। ये बात समझ में आई? मतलब ये जो पूरा टैक्स था उसमें कंज्यूमर ने P1 से जो ऊपर प्राइस बढ़ी वो कंज्यूमर ने बेयर करा, जो P1 से कम प्राइस मिली प्रोड्यूसर को वो प्रोड्यूसर ने बेयर करा। ये बात समझ में आई?
हाँ या नहीं? सबको आगे बेटा सब यस लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा। किसी को नहीं समझ में आया तो नो लिख दो। बेटा देखो ना, प्राइस पहले कंज्यूमर इतनी पे करता था, बता मैं सुनना सुना। कंज्यूमर पहले इतनी प्राइस पे करता था, प्रोड्यूसर को मिल जाता था। अब कंज्यूमर प्राइस पे कर रहा है P2, तो कंज्यूमर का खर्चा तो इससे ऊपर वाला हुआ ना। और पहले प्रोड्यूसर को मिल जाते थे P1, अब प्रोड्यूसर को मिल रहा है H। मतलब जो इतना कम हुआ वो प्रोड्यूसर ने बर्दाश्त करा। मतलब P1 से ऊपर वाला कंज्यूमर की जेब पे खर्चा हुआ, P1 से H प्रोड्यूसर की जेब पे खर्चा हुआ। ये बात समझ आई? सही। अच्छा, अब ये देखना, ये पूरा गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू था। P1 से ऊपर किसने बर्दाश्त करा? कंज्यूमर ने। P1 से नीचे किसने बर्दाश्त करा? प्रोड्यूसर ने। टोटल गवर्नमेंट का इतना टैक्स था। मतलब जो ये वाला ऊपर वाला था, P1 से ऊपर वाला, वो कंज्यूमर ने बर्दाश्त करा। और जो P1 से नीचे वाला था वो किसने बर्दाश्त करा? प्रोड्यूसर ने। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। अब सवाल क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर ने कितना पे करा? P2, P1, E और F। बात समझ में? P1, P2, E और F। ये बात क्लियर है सबको? इसको नहीं समझ में आया वो नील नहीं लिख दो या नो लिख दो। सबको क्लियर है ये बात? सही। चलो जबरदस्त। तो अब चेक करते हैं। H P1, नहीं H तो है ही नहीं ना हमारा। H P2, नहीं H तो है ही नहीं। O P Q, अरे भाई ये तो बोले O से लेके, नहीं भाई ये भी नहीं हो सकता। P1 P2, हाँ ये बोल P1 P2 E और F, यही था आंसर। क्लियर है? थोड़ा सा ट्रिकी था ये MCQ। चलो, which statement about supply side policy is correct? It aims to increase the productive potential of the economy। बिल्कुल यही हो गया। भाई सप्लाई साइड होता क्या बताया था आपको? पोटेंशियल आउटपुट बढ़ाने के लिए होता है। क्या बढ़ाने के लिए होता है? पोटेंशियल आउटपुट। पोटेंशियल आउटपुट ये देख लो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्टिव पोटेंशियल। जब पढ़ाई थी सप्लाई साइड पॉलिसी, ये बोला था पोटेंशियल आउटपुट बढ़ाना है। यही हो गया। वैसे दूसरा भी देख लेते हैं। इट एम्स टू इंक्रीज टोटल डिमांड। भाई सप्लाई साइड पॉलिसी टोटल डिमांड कहाँ से बढ़ाएगी? इट इन्वॉल्व चेंजेस इन द इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट। भाई ये क्या बात कर रहे हो? इट इन्वॉल्व चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है। 20A। अगर आप लोग को आ नहीं रहा हो ना, वैसे अगर आप लोग को आ नहीं रहा हो तो आप एलिमिनेशन मेथड करा करो। बोलो यार एलिमिनेट करूंगा, जो जो गलत आंसर है वो एलिमिनेट कर देता हूँ, तो एलिमिनेट कर दोगे तो वैसे ही इस आंसर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आप ये लोग ये भी कभी मेथड यूज कर सकते हो कि आपको लग रहा है यार मुझे नहीं आ रहा, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो। विच चेंज इज मोस्ट लाइकली टू कॉज फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ इन द शॉर्टर रन? शॉर्टर रन में क्या होगा? शॉर्टर रन का मतलब क्या है? आज ही आज, या फिर एक आध महीने में ही। चलो भाई, एन इंक्रीज इन नेट इमिग्रेशन। भाई एग्जिट। भाई अगर लोग बाहर भागेंगे, जरा बेटा देखो असद, देखना जरा, लोग बाहर भागे बेटा, आई वाली नहीं है असद, ये ई वाली है। लोग बाहर भाग रहे हैं, लोग बाहर भाग रहे हैं तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। हमारे पास तो लोग बाहर भाग रहे हैं, ये तो गलत हो गया। एन इंक्रीज इन बर्थ रेट। भाई बर्थ रेट आज बढ़ेगा, वो बच्चा पहले बड़ा होगा, काम करेगा, ये तो बहुत लॉन्ग रन की बात है। एन इंक्रीज इन डेथ रेट। भाई लोग तो मरना शुरू हो जाएंगे, मरने तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आएगी? एन इंक्रीज इन द रिटायरमेंट एज। रिटायर्ड वाले लोग भी काम पे आ जाएंगे। रिटायर्ड वाले लोग भी काम पे आएंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ेगी ना, सीधी बात है। चलो, हाउ इज द पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाइकली टू चेंज व्हेन अ कंट्री बिकम्स मोर डेवलप? कंट्री डेवलप बनती जा रही है, तो कंट्री जब डेवलप बनेगी तो बेटा कहाँ पे ज्यादा ये काम, कहाँ पे ज्यादा क्या नहीं, कहाँ पे ज्यादा नहीं, क्या एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न चेंज हो जाएगा? हाँ, कहाँ पे ज्यादा लोग काम पे चले जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। अच्छा, फ्रॉम रूरल टू अर्बन। हाँ बिल्कुल हो सकता है, कंट्री डेवलप करेगी तो लोग गांव देहातों से, रूरल मतलब गांव, गांव से शहरों की तरफ जाएंगे, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। फ्रॉम स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट टू प्राइमरी। भाई डेवलप हो रहा है तो ऐसा थोड़ी होगा। फ्रॉम टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट टू मैनुअल, नहीं डेवलप हो रहा है तो टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट तो और बढ़ेगी। फ्रॉम टर्शरी टू सेकेंडरी, नहीं सेकेंडरी से टर्शरी पे जाएंगे, क्योंकि डेवलप हो रही है ना, डेवलप मुल्क मैंने आप लोगों को बताया टर्शरी में काम करते हैं। चलो, 23, विच आइटम इज लीस्ट लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? मैंने आप लोग को बताया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कौन सी चीजें आती हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, ठीक है, जो भी बने बने, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में या तो बहुत महंगी चीज नहीं आएगी, या फिर वो चीज नहीं आएगी जो आपके घर में बनी हुई है, या फिर सबसिस्टेंस सबसिस्टेंस फार्मिंग जो बोलते हैं ना,
उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। चलो, डोमेस्टिक कुकिंग ऑयल आएगा, बिल्कुल आएगा, हमें तो लीस्ट लाइकली वाला। होम मेड क्लोथ, हाँ बिल्कुल हो सकता है, होम मेड क्लोथ है, घर पे बने, घर पे ही बने, घर में ही बिक गए, ये सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस फार्मिंग वाली टाइप ही हो सकती है, कि घर में बने खुद पहन लिए या फिर घर में बना के बेच दिया। वो प्राइसिंग कैसे चेक होगी ना, मतलब ये बड़ा, इसके लिए दो मसले हैं, सब्सिस्टेंस वाला भी मसला है, और इसमें ये भी है कि घर घर से प्राइस कैसे चेक होगी। तो ये आप बोल सकते हो, ये लीस्ट लाइकली। मिल्क तो आएगा ही आएगा, पर्सनल मोबाइल फोन भी आएंगे ही आएंगे, कौन सा नहीं आएगा, डोमेस्टिक कुकिंग ऑयल भी आएगा, कौन सा नहीं आएगा, होममेड क्लोथ्स नहीं आएंगे। चल, the table shows statistics for four countries A, B, C, D. अच्छा, according to the data provided, which country has the lowest standard of living? Average years of schooling, देखो देखो बेटा, ये HDI आ गया। अब मुझे कैसे पता चला HDI? स्कूलिंग आ गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गया, जीडीपी पर हेड आ गया, मतलब HDI, ये तीन चीजें होती हैं। अच्छा, अब लोवेस्ट स्टैंडर्ड मतलब एवरेज इयर्स ऑफ स्कूलिंग सबसे कम होगा, तो ये वाला है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम इधर है, जीडीपी पर हेड सबसे कम इधर है, दोनों में है, तो तीनों टिक कहाँ पर आ रहे हैं? ए पे। चल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंट्री एक्स हैज प्रोग्रेस्ड एट अ ग्रेटर रेट देन इन कंट्री वाई। अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंट्री एक्स हैज प्रोग्रेस्ड एट अ ग्रेटर रेट देन कंट्री वाई, मतलब कंट्री एक्स अच्छी है, कंट्री वाई बुरी है, ठीक है, हाँ, मतलब कंट्री एक्स की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा हुई है ना। What is the most likely explanation of this difference in economic development between country X and country Y? Country X has a higher level of spending on education than in country Y. हाँ, हाँ ये हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एजुकेशन आती, हो सकता है। दूसरे भी देखते हैं, कंट्री एक्स द हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अबे भाई अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो वो डेवलपमेंट कैसे हो रही है? कंट्री वाई हैज अ हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग देन इन कंट्री एक्स, तो कंट्री एक्स ऊपर क्यों है? कंट्री वाई को ऊपर होना चाहिए था। कंट्री वाई हैज अ हायर लेवल ऑफ स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर देन कंट्री एक्स, अगर कंट्री वाई हेल्थ केयर पे ज्यादा स्पेंड कर रही है तो कंट्री वाई को ऊपर होना चाहिए था, कंट्री एक्स को तो नीचे होना चाहिए था। तो इसका मतलब एक ही आंसर बचता है जो कि ए है। सही है, क्योंकि वो स्पेंडिंग एंड एजुकेशन ज्यादा कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंट ज्यादा ही करेंगे। एलिमिनेशन से भी चेक करा करो बेटा हमेशा, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप सही कर रहे हो। अ राइज इन विच फैक्टर वुड कॉज एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी? बर्थ रेट, भाई बर्थ रेट बढ़ेगा तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी ना। दूसरा भी चेक करें, डेथ रेट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन गिरेगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगा, मतलब बच्चे पैदा होने के साथ ही मर रहे हैं, तो हमारी पॉपुलेशन तो गिर जाएगी ना। नेट इमिग्रेशन ई वाली है, एग्जिट, लोग बाहर जा रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं तो हमारी पॉपुलेशन गिरेगी। पॉपुलेशन एक ही चीज से बढ़ सकती है इस केस में, वो है बर्थ रेट। बर्थ रेट हो सकता है, डिक्रीज इन डेथ रेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे राइज पहले से ही लिखा हुआ है, क्या बढ़ने से हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी। चल, अच्छा, 27, द डायग्राम शोज द मार्केट फॉर एन इम्पोर्टेड गुड विथ इक्विलिब्रियम एट पॉइंट एक्स। अच्छा, डी और एस से एक्स बन रहा है, सब डिमांड, डिमांड और सप्लाई से एक्स बन रहा है, सही है, सही है, सही है। क्या बोल रहा है भाई? द कंट्री इम्पोजेज अ टैरिफ ऑन दिस गुड। अच्छा भाई, टैरिफ लग रहा है, अच्छा टैरिफ लग रहा है। अच्छा, ये इंपोर्टेड गुड है, हाँ इंपोर्टेड गुड है, हाँ इंपोर्टेड गुड की बात हो रही, लोकल गुड की बात नहीं हो रही है। इंपोर्टेड गुड पे टैरिफ लग रहा है, जब टैरिफ लगेगा तो इसकी सप्लाई बढ़ेगी कि गिरेगी? सप्लाई गिरेगी। अब आप बोलोगे कि सर जब टैरिफ लग रहा है, हाँ सप्लाई गिर गई। अब बच्चे कुछ ये भी बोलते हैं कि सर जब टैरिफ लगा ना तो प्रोडक्ट महंगा हुआ, महंगा हुआ तो डिमांड गिरेगी। बेटा, प्राइस की वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट नहीं आता है, मूवमेंट आती है, तो यहाँ पे डिमांड शिफ्ट नहीं करेगी। तो आप डिमांड को D1 पे नहीं लेके चले जाना, डिमांड शिफ्ट नहीं करेगी, सिर्फ सप्लाई शिफ्ट करेगी, क्योंकि अब प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, प्रोडक्ट महंगा हो रहा है, ठीक है, अब कम आएगा, यहाँ पे माल कम आएगा तो S1 पे चले गए। तो हम सप्लाई हो गई हमारी S1, डिमांड हो गई हमारी D। जो सप्लाई एस थी वो तो अब वैलिड नहीं है, मतलब हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ बन गया? बी पे बन गया। चलो, 28, द डायग्राम, ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, जरा चेक करते हैं। द डायग्राम शोज द मार्केट फॉर द चाइनीज युआन प्राइस्ड इन US डॉलर। ये देखो देखो यहाँ पे जरा सा ना वो देख रहा, आप लोग हमेशा एक्सेस देखना, युआन की बात हो रही है, क्वांटिटी ऑफ युआन है, प्राइस ऑफ युआन है, इसका मतलब युआन की डिमांड गिर रही है, जिसकी यहाँ पे क्वांटिटी लिखी होगी उसकी डायग्राम बनी हुई है, इसका मतलब युआन की डिमांड गिर रही है। जब युआन की डिमांड गिर रही है तो देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। What could have caused the change in demand for the yuan from D1 to D2? डिमांड गिर रही है, अच्छा डिमांड गिर रही है तो क्या होगा? अ डिक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन चाइना, मतलब चाइना में डॉलर कम आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन रखते हैं इसको। अ डिक्रीज इन द लेवल ऑफ टैरिफ्स लेवाइड बाय चाइना एंड इम्पोर्ट्स। अच्छा, जब डिक्रीज
जब डिक्रीज इन द लेवल्स ऑफ टैरिफ होगा डिवाइड बाय चाइना ऑन इम्पोर्ट, ठीक है, जब जब आप बोलोगे कि भाई लेवल ऑफ टैरिफ्स कम हो रहे हैं, जब लेवल ऑफ टैरिफ्स कम हो रहे हैं तो लोग इंपोर्ट तो ज्यादा करेंगे। जब इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो वो दूसरी करेंसी की डिमांड बढ़ाएंगे। देखो गौर से सुनना, हाँ मैं बता रहा हूँ, दूसरी करेंसी की डिमांड बढ़ाएंगे, जब दूसरी करेंसी की डिमांड बढ़ाएंगे तो हमारी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड कम नहीं होगी, हमारी सप्लाई बढ़नी चाहिए थी। कुछ बच्चे ये भी टिक कर आ जाएंगे, बोलेंगे सर जब टैरिफ लेवल गिर रहा है लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे मतलब युआन की डिमांड कम होगी। नहीं बेटा, जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आप डॉलर की डिमांड बढ़ा रहे हो, डॉलर की डिमांड बढ़ाने के लिए आप युआन की सप्लाई बढ़ाते हो, तो ये नहीं हो सकता। एन इंक्रीज इन द बाइंग ऑफ युआन बाय सेंट्रल बैंक, अगर सेंट्रल बैंक युआन खरीदते तो डिमांड तो बढ़नी चाहिए थी। एन इंक्रीज इन द चाइनीज रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हमारे पास तो हॉट मनी आएगा, हॉट मनी आएगा तो हमारा एक्सचेंज रेट तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाने का थोड़ी बोल रहे, तो एक्सचेंज रेट गिराने का बोल रहा है, तो डिक्रीज इन एफडीआई, हमारे यहाँ डॉलर कम आएंगे, मतलब डॉलर कम आएंगे तो डॉलर कम कन्वर्ट होंगे युआन में, तो युआन की डिमांड गिर जाएगी। क्लियर है बेटा सबको? क्लियर है, सही है। द टेबल शोज द एवरेज exchange rate in the UK pound for the US dollar. That is the amount of dollar that can be in bought with एक पाउंड। सही है, ये दिया हुआ है, ये बेटा समझ लेना, थोड़ा सा मसला होता है। ये देखो पाउंड वन, ये अपने पास लिख लेना पेपर में, फिर इसको पढ़ना। मतलब एक पाउंड पहले 1.64 का था, अब एक पाउंड 1.52 का हुआ है, अब एक पाउंड 1.35 का हुआ है, अब एक पाउंड 1.25 डॉलर्स का हुआ है। हाँ, यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना अमाउंट ऑफ डॉलर्स दैट कैन बी बॉट विद वन, तो आपने सबसे पहले लिख लिया। इसका मतलब आपको दिख रहा है कि ये वैल्यूज गिरे जा रही है, वैल्यूज गिरे जा रही है, मतलब पहले एक पाउंड में 1.64 डॉलर आते थे, अब एक पाउंड में 1.25 डॉलर आ रहे, मतलब पाउंड गिरा है और डॉलर बढ़ा है। ये अपने पास लिख लेना, फिर ऑप्शन पढ़ना हमेशा बेटा, ठीक है। व्हाट इज द लाइकली अफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द यूके इकोनॉमी, कि लाइकली अफेक्ट क्या होगा, मतलब रिजल्ट क्या होगा। पाउंड गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, इसका रिजल्ट क्या होगा, जरा चेक करते हैं। डिक्रीज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अच्छा, यूके इकोनॉमी में क्या होगा जब पाउंड गिर रहा है, पाउंड गिर रहा है इसका मतलब बायर के रॉ मटेरियल महंगे भी तो हो सकते हैं। जब पाउंड गिर रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल महंगे होंगे तो शायद कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो बढ़ सकती है, डिक्रीज कैसे होगा। ठीक है, ये तो जस्टिफाइबल रीजन नहीं लग रहा। और भी चेक करते हैं। डिक्रीज करंट अकाउंट डेफिसिट। अच्छा, पाउंड नीचे गया, पाउंड नीचे गया मतलब यूके की एक्सपोर्ट बढ़ेगी और यूके की इंपोर्ट गिरेगी। ठीक है, तो बिल्कुल हो सकता है ना करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा, बिल्कुल हो तो सकता है कि भाई अगर पाउंड नीचे जा रहा है इसका मतलब एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंपोर्ट गिरेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंपोर्ट गिरेगी। जब एक्सपोर्ट बढ़ रही है, इंपोर्ट गिर रही है, इसका मतलब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो कम हो जाएगा ना, बिल्कुल भी हो सकता है। इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट नहीं, इंक्रीज ट्रेड डेफिसिट नहीं, ट्रेड डेफिसिट तो कम हो जाएगा ना। बी आंसर हो गया। किसी को मसला है? क्लियर है सबको? चलो, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा मेरा सवाल होता है, ये एक्सचेंज रेट वाले और ये होते हैं ना करंट अकाउंट वाले, वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े होते हैं, जरा देख लेना। द टेबल शोज कंपोनेंट ऑफ जापान करंट अकाउंट बैलेंस इन ट्रिलियन येन फॉर 2 years। अच्छा, बैलेंस ऑफ गुड ट्रिलियन, ठीक है, बैलेंस ऑफ गुड्स है, हाँ गुड्स मतलब विजिबल ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज मतलब इनविजिबल ट्रेड, प्राइमरी इनकम है, सेकेंडरी इनकम है, सही है। बैलेंस ऑफ गुड्स नेगेटिव में चला गया, बहुत बुरा हो गया ना, और नेगेटिव चला गया। बैलेंस ऑफ सर्विसेज भी नेगेटिव में चला गया और बुरा हो गया। बैलेंस ऑफ प्राइमरी इनकम, प्राइमरी इनकम गिर गई है, सही है। बैलेंस ऑफ सेकेंडरी इनकम जरा चेक करना, बैलेंस ऑफ सेकेंडरी इनकम -1.1 था, अब -1.0 हो गया, मतलब यहाँ पे तो इंप्रूवमेंट आई है, अच्छा हो गया। विच बैलेंस इंप्रूव बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2, बैलेंस ऑफ गुड तो नहीं हुआ, बैलेंस ऑफ प्राइमरी इनकम भी नेगेटिव था, बैलेंस ऑफ सेकेंडरी इनकम में पॉजिटिव आया था, बिल्कुल सही। सी हो गया। क्लियर है सबको बेटा? क्वेश्चन में ना ऊपर ही सारे काम कर लेने, सारे काम तैयार कर लो ऊपर ही, ताकि जब आप आंसर पढ़ो ना, जब आप ऑप्शंस पढ़ रहे हो तो आपका आंसर खुद ही आ जाए भाई। क्लियर है बेटा सबको? क्लियर है?